दोस्तों, आज हम अप्रैल 2025 के एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसके बारे में बात करने वाले हैं। पिछले कुछ वक्त से इस सीरीज़ को मैंने रोक दिया था बिकॉज चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा ऑक्यूपाइड हो गई थी तो मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। बट अब मैं इस बात का आपको पूरा पूरा भरोसा दिलाता हूँ कि आपको बिल्कुल सही टाइम पे हर महीने का एनवायरनमेंट का करंट अफेयर्स तो ज़रूर मिलेगा। तो आई एम योर दोस्त राहुल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। दोस्तों, इस सेशन में हम अप्रैल 2025 में जो भी इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर्स हैं, चाहे वो मेंस के लिए हो, चाहे वो प्रीलिम्स के लिए हो, चाहे वो किसी भी एग्जाम्स के लिए हो, सबके लिए आज मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में आपके लिए करंट अफेयर्स लेके आया हूँ। जिसमें सबसे पहला करंट अफेयर है आपका इको सेंट्रिक अप्रोच। तो इससे पहले कि मैं इस करंट अफेयर्स को शुरू करूँ, दोस्तों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, इको सेंट्रिक अप्रोच क्या होता है इससे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर ये चर्चा में रहा क्यों है। आप देखेंगे कि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना के वाइल्ड लाइफ वार्डन को ये डायरेक्शन दिया है कि कंचा गाचीबौली फॉरेस्ट एरिया में जो 100 एकड़ फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन हुआ है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इमीडिएट स्टेप्स उठाए जाए। इस वजह से इको सेंट्रिक अप्रोच काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है। आप देखेंगे कि इको सेंट्रिक अप्रोच जो है वो एंथ्रोपोसेंट्रिक अप्रोच से काफ़ी अलग है। तो ये दोनों क्या है और इन दोनों में क्या अंतर है, हम इसको अभी डिटेल में समझने वाले हैं। देखिए, इको सेंट्रिक अप्रोच जो होता है ये नेचर को, ये हमारे इकोसिस्टम को बिल्कुल सेंटर में रखता है और इसको केवल इसलिए वैल्यूएबल नहीं मानता कि वो हमारे ह्यूमन यूज के लिए है, बल्कि ऐसे नेचर के पार्ट्स जो ह्यूमन यूज के लिए नहीं भी जरूरी हैं उनको भी ये पूरा का पूरा वैल्यूएबल मानता है। तो इसका मतलब ये है कि इकोसेंट्रिक अप्रोच एक ऐसा अप्रोच है जो इंटायर इकोसिस्टम के वेल बीइंग को सेंटर में रखता है, उसको प्रायोरिटी देता है और नेचर को काफी ज्यादा वैल्यूएबल मानता है। नेचर को सिर्फ इसलिए वैल्यूएबल नहीं मानता कि उसका जो ह्यूमन यूज है, इसलिए भी वैल्यूएबल मानता है कि नेचर का अपना एक वैल्यू है, उसकी अपना एक सेक है। अब दूसरा जो अप्रोच होता है वो होता है एंथ्रोपोसेंट्रिक अप्रोच। अब इस अप्रोच में ये माना जाता है कि ह्यूमन बीइंग्स जो है वो हमारे अर्थ के ऊपर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एंटिटी है और जितने भी दूसरे बीइंग्स हैं, जितने भी दूसरे एंटिटी हैं, जितने भी दूसरे थिंग्स हैं, उन सब की वैल्यू केवल इस बात में प्राइमरीली निहित है कि वो ह्यूमंस के लिए उपयोगी है। तो सारी चीजों की वैल्यू इस बात में निहित है कि वो ह्यूमंस के लिए उपयोगी है, ऐसा एंथ्रोपोसेंट्रिक अप्रोच मानता है। और एंथ्रोपोसेंट्रिक अप्रोच इस पूरे अर्थ के ऊपर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटिटी है ह्यूमन ह्यूमन बींग्स को मानता है। तो आप देखेंगे किस तरीके से इकोसेंट्रिक अप्रोच एंथ्रोपोसेंट्रिक अप्रोच से अलग है ना। एंथ्रोपोसेंट्रिक अप्रोच किसी भी दूसरे बीइंग को ह्यूमंस के लिए यूजफुल है या नहीं इस आधार पे उसको वैल्यूएबल मानता है, लेकिन इकोसेंट्रिक अप्रोच नेचर को वैल्यूएबल मानता है फॉर इट्स ओन सेक। तो आई होप आप थोड़ा सा डिफरेंस समझ पाए होंगे। अब आपको इकोसेंट्रिक अप्रोच का सबसे अच्छा एग्जाम्पल मिलेगा 1986 के केस में, जिसका नाम है एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट को आर्टिकल 21 के अंडर में एक फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने नेचर को एक वैल्यूएबल एसेट माना कि बिना पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट के हम अपने लाइफ को डिग्निफाइड तरीके से नहीं जी सकते। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अब हम बात करते हैं कि इको सेंट्रिक अप्रोच के की ड्राइवर कौन कौन से हैं, यानी कौन कौन से ऐसे फैसिलिटेशन हैं जो हमारे इको सेंट्रिक अप्रोच में हेल्प करते हैं। जैसे सबसे पहले आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट। इसके अंदर आप आर्टिकल 21 देखिए, जिसमें जो कि एक फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 21 के अंदर ही मैंने आपको इस केस के बारे में बताया जिसमें पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने अंडर आर्टिकल 21 एक फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया। फिर आर्टिकल 48A डीपीएसपी का पार्ट है जिसमें हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने का डायरेक्शन स्टेट को दिया गया है। आर्टिकल 51G जो कि हमारा फंडामेंटल ड्यूटी का पार्ट है, इसमें हमारे आसपास के एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने का हमारा ड्यूटी हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। तो एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है जो इको सेंट्रिक अप्रोच का की ड्राइवर है। दूसरा आप देखेंगे जुडिशियल एक्टिविज्म, यानी जहां पे भी एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का कोई प्रोजेक्ट आता है वहां पे जो एक्टिविस्ट होते हैं, जो एनजीओस वाले होते हैं या फिर जो सिटीजन्स हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में या किसी भी कोर्ट में पीआईएल फाइल करते हैं और पीआईएल फाइल करने के कारण सुप्रीम कोर्ट इको सेंट्रिक अप्रोच अपनाता है और उस एनवायरनमेंट को डिग्रेड करने वाले प्रोजेक्ट पे रोक लगाता है। तीसरा आप की ड्राइवर देखेंगे कि एनवायरमेंटल ज्यूरिस्प्रूडेंस का इवोल्यूशन,
किस तरीके से जुडिशरी ने एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए अपने डिसीजंस को, अपने पॉलिसीज को और एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर की जितनी पॉलिसीज हैं उन सबको एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाने की कोशिश की है अपने डिसीजंस के माध्यम से। तो ये एक और की ड्राइवर है। साथ ही साथ आप देखेंगे कल्चरल ईथोस भी हमारे इको सेंट्रिक अप्रोच का एक की ड्राइवर बन जाता है। अब इको सेंट्रिक अप्रोच की हम बात कर रहे हैं, तो हम बात इसलिए कर रहे हैं कि इसका कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस होगा। तो आइए हम देखते हैं इको सेंट्रिक अप्रोच का आखिर क्या सिग्निफिकेंस है। सबसे पहले देखिए कि इको सेंट्रिक अप्रोच जो है वो नेचर के इंट्रिंसिक वैल्यू को रिकॉग्नाइज करता है, यानी नेचर का अपने आप में एक वैल्यू अंतर्निहित है, इंट्रिंसिक है, उसके अंदर नेचर का अपना एक वैल्यू है, इस बात को रिकॉग्निशन देता है। मैंने आपको एक और अप्रोच के बारे में बताया जिसको हम कहते हैं एंथ्रोपोसेंट्रिक अप्रोच। उस एंथ्रोपोसेंट्रिक अप्रोच में इसमें क्या होता है कि ह्यूमंस को सबसे इंपॉर्टेंट एंटिटी माना जाता है और जो चीजें ह्यूमंस के लिए वैल्यूबल है उन्हीं चीजों को वैल्यूबल माना जाता है। लेकिन इकोसेंट्रिक अप्रोच नेचर का अपने आप में एक इंट्रिंसिक वैल्यू को रिकॉग्नाइज करता है। तो सबसे पहला सिग्निफिकेंस तो ये रहा। दूसरा आप देखेंगे कि जो इकोसेंट्रिक अप्रोच है वो हमारे वाइल्ड लाइफ के और बायोडाइवर्सिटी के प्रोटेक्शन को स्ट्रेंथन करता है, मजबूत करता है। कैसे मजबूत करता है? बिकॉज ये गवर्नेंस और लेजिस्लेटिव गैप्स को ब्रिज करता है, उसके बीच में एक ब्रिज बनाता है। तीसरा इसका सिग्निफिकेंस है ये एनवायरमेंटल जूरिस्प्रूडेंस को एक्सपैंड करता है। चौथा आप देखेंगे कि ये इंडिया को जो ग्लोबल एनवायरमेंटल एथिक्स है उसके साथ अलाइन करता है, उसके साथ जोड़ने का काम करता है। एग्जाम्पल आप देखिए कि एक्वाडोर दुनिया का पहला ऐसा कंट्री है जिसने नेचर के राइट को अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रिकॉग्नाइज किया है। ठीक है, तो दुनिया भर में जो अलग अलग देश नेचर को उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो इनिशिएटिव ले रहे हैं, तो जो ग्लोबल एनवायरमेंटल एथिक्स है ना, अलग अलग देश कुछ नई नई पॉलिसीज बना रहे हैं, अलग अलग देश नई नई स्टेप्स ले रहे हैं, तो उसी गोल के साथ इंडिया को भी अलाइन करने का काम हमारा इकोसेंट्रिक अप्रोच करता है। दैट इज वाई इकोसेंट्रिक अप्रोच इज सिग्निफिकेंट। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। तो इतना जो हमने डिस्कशन किया उसका कंक्लूजन क्या है कि इंडियाज जुडिशरी शिफ्ट टू एन इकोसेंट्रिक अप्रोच मार्क्स द ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेप इन इंडियन एनवायरमेंटल जूरिस्प्रूडेंस। इंडिया में जो एनवायरमेंटल जूरिस्प्रूडेंस यानी पर्यावरण की दृष्टि से जो न्यायिक एक्टिविज्म, हमें जुडिशियल एक्टिविज्म देखने को मिलता है, जुडिशरी अपने डिसीजन दे रही है, उसमें एक ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेप है आपका इकोसेंट्रिक अप्रोच। तो ये हमारा कंक्लूजन हो गया। आई होप ये पूरी का पूरा टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ, जिसमें कि इंडस्ट्रीज के क्लासिफिकेशन को रिवाइज किया गया है। अब ये इंडस्ट्रीज का जो क्लासिफिकेशन है वो पॉल्यूशन इंडेक्स बेस पे है। ठीक है, पॉल्यूशन इंडेक्स, इसको हम शॉर्ट में पीआई भी लिखते हैं। तो पीआई के बेस पे इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन किया गया। अब सबसे पहले देखते हैं कि करेंटली जो रिवाइज क्लासिफिकेशन है वो क्या है। तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को ये डायरेक्ट किया है कि आप रिवाइज्ड क्लासिफिकेशन को अडॉप्ट कीजिए जो कि इंडस्ट्रीज के कॉन्टेक्स्ट में होगा, और ये क्लासिफिकेशन पोल्यूशन इंडेक्स के बेस्ड पे है। ठीक है, तो नई जो रिवाइज्ड क्लासिफिकेशन है उसमें रेड, ऑरेंज, ग्रीन, व्हाइट और ब्लू कैटेगरी, 5 कैटेगरी बनाई गई है। पहले आप देखेंगे ब्लू के अलावा ये केवल 4 कैटेगरी थी, तो इस नए रिवाइज क्लासिफिकेशन के बाद एक नई कैटेगरी ब्लू कैटेगरी के नाम से ऐड की गई। इसके बारे में अभी हम बहुत डिटेल में बात करेंगे, अब घबराइए मत। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्लू कैटेगरी इज न्यूली एडेड। अब सबसे पहले हम इंडस्ट्रीज के इस पॉल्यूशन इंडेक्स के बेस पे क्लासिफिकेशन के बैकग्राउंड को देखते हैं। तो इसका बैकग्राउंड हमें 1989 में देखने को मिलता है, जब दून वैली नोटिफिकेशन को मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इशू किया था। वहां से इंडस्ट्रीज के क्लासिफिकेशन का पॉल्यूशन के बेस पे ये जो क्लासिफिकेशन होता है उसका ओरिजिन होता है। ठीक है, अब वर्तमान में आप देखेंगे कि पॉल्यूशन इंडेक्स जो क्लासिफिकेशन है उसको 2016 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज शुरू हुआ 1989 में, पॉल्यूशन इंडेक्स के बेस पे 2016 में ये क्लासिफिकेशन शुरू हुआ है। तो हम देखते हैं कि अलग अलग जो अभी हमने बात की कैटेगरी, जिसमें रेड है, ऑरेंज है, ग्रीन है, व्हाइट है, ब्लू है, सब में क्या क्या है। अगर पॉल्यूशन इंडेक्स 80 से ज्यादा है, ग्रेटर देन 80, तो हम उस इंडस्ट्री को रेड इंडस्ट्री में रखते हैं। इसके एग्जाम्पल आप देखेंगे सीमेंट है, ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरिंग है, डिस्टिलरीज है। ठीक है, ऑरेंज कैटेगरी में ऐसे इंडस्ट्रीज आते हैं जिनमें पॉल्यूशन इंडेक्स 55 से लेके 80 के बीच में।
इसमें आप देखेंगे ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग है, ड्राई सेल बैटरी है, कोल वॉशरीज है। ग्रीन इंडस्ट्रीज में ऐसे इंडस्ट्रीज आते हैं जिनमें पोल्यूशन इंडेक्स 25 से लेके 55 के बीच में है। इसमें आप देखेंगे कॉम्पैक्ट डिस्क कंप्यूटर का मैन्युफैक्चरिंग है, चिलिंग प्लांट्स है, ये सारे आते हैं। वाइट इंडस्ट्रीज में ऐसे इंडस्ट्रीज आते हैं जहां पे पोल्यूशन इंडेक्स 25 से भी कम है। इसमें आप देखेंगे असेंबली ऑफ एयर कूलर्स, कार्डबोर्ड मैन्युफैक्चरिंग, मेडिकल ऑक्सीजन है, ये सारे वाइट इंडस्ट्रीज में आते हैं। और नया जो कैटेगरी बनाया गया है जिसे हम ब्लू कैटेगरी कहते हैं, तो ब्लू कैटेगरी में म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी, इसमें सैनिटरी लैंडफिल आ जाएगा, इंटीग्रेटेड सैनिटरी लैंडफिल आ जाता है, ये आ जाता है, फिर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स आ जाते हैं। तो हम ब्लू कैटेगरी के बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि ब्लू कैटेगरी में जो इसेंशियल एनवायरमेंटल सर्विसेज फॉर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम डोमेस्टिक और हाउस होल्ड एक्टिविटीज, इस यानी इसमें ऐसे इंडस्ट्रीज को इंक्लूड किया गया है जो कि इसेंशियल एनवायरमेंटल सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं। और ये क्यों करते हैं? ताकि जो डोमेस्टिक और हाउस होल्ड एक्टिविटी से वेस्ट जनरेट हुआ है उसको मैनेज कर सकें। अब इसका एग्जाम्पल आप देखेंगे, ब्लू कैटेगरी के इंडस्ट्रीज का एग्जाम्पल आप देखेंगे कि जो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी है ये आपका हो जाएगा, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स है ये आपका हो जाएगा, जो कि हमने यहाँ पे देखा था। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। दोस्तों, अगर आप मेरे इस सीरीज को काफी पहले से फॉलो कर रहे हैं, अगर जनवरी के महीने से मेरे करंट अफेयर्स को फॉलो कर रहे हैं, तो मैंने आपको सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में जरूर किसी न किसी महीने के करंट अफेयर्स में आपको जरूर बताया। तो आपको मेरे कमेंट सेक्शन में आके जवाब ये देना है कि सीपीसीबी को कब कॉन्स्टिट्यूट किया गया था और किस एक्ट के अंडर में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ, जो है फंक्शनल डी एक्सटिंक्शन। अब आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इस न्यूज़ को भी सुना होगा कि हमने एक 13,000 साल पुराने जानवर को दोबारा से अभी उसको जिंदा कर दिया है। सबसे पहले देखते हैं कि फंक्शनल डी एक्सटिंक्शन चर्चा में क्यों। यूएस की एक बायोटेक कंपनी है जिसका नाम है कोलोसल बायोसाइंसेस। इसने क्लेम किया है कि जो 3 ग्रेट वुल्फ पपीज हैं उनको जेनेटिकली इंजीनियर करके इन्होंने जो डायर वुल्फ है उसके ट्रेट्स को, माफ कीजिएगा यहाँ पे TR, हाँ, उनके ट्रेट्स वाले, ड्रायर वुल्फ के ट्रेट्स वाले इन 3 ग्रेट वुल्फ पप्स को जेनेटिकली इंजीनियर करके रिवाइव कर दिया है और इसको इन्होंने दुनिया का फर्स्ट सक्सेसफुल फंक्शनल डी एक्सटिंक्शन कहा है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि फंक्शनल डी एक्सटिंक्शन आखिरकार होता क्या है। देखिए, फंक्शनल डी एक्सटिंक्शन इस बात पे फोकस करता है कि किसी स्पीशीज को जो एक्सटिंक्ट हैं उनको रिवाइव किया जाए उनके इकोलॉजिकल रोल और उनके ट्रेट्स के कॉन्टेक्स्ट में, और इसके रिवाइवल के लिए जीन एडिटिंग का यूज किया जाता है या फिर क्लोनिंग टेक्निक्स का यूज किया जाता है। मीन्स ये कि जीन एडिटिंग का यूज करके या क्लोनिंग टेक्निक्स का यूज करके एक्सटिंक्ट स्पीशीज के ट्रेट वाले नए स्पीशीज को रिवाइव करना, इसी को हम कहते हैं फंक्शनल डी एक्सटिंक्शन। अब ये जो रिवाइव्ड ऑर्गेनिजम्स हैं ये एक्सटिंक्ट स्पीशीज के एग्जैक्ट रेप्लिकाज नहीं होते, बट उनके साथ ये क्लोजली रिजेंबल करते हैं। किस कॉन्टेक्स्ट में? कि उनका फॉर्म क्या है और उनके फंक्शन क्या है। तो फंक्शन उनका ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, उस फॉर्म उनका ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। तो इसमें तो फंक्शनल डी एक्सटिंक्शन जो है वो एग्जैक्ट रेप्लिका नहीं बनाता, बट जो भी ये नई स्पीशीज बनाता है, चाहे वो जीन एडिटिंग से बनाए या क्लोनिंग टेक्निक से बनाए, वो जो स्पीशीज होता है वो एक्सटिंक्ट हुए स्पीशीज के साथ क्लोजली रिजेंबल करता है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फॉर्म और इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो ये जो कोलोसल बायोसाइंसेस ने डायर वुल्फ को दोबारा से जिंदा करने का क्लेम किया है, तो ये इन्होंने कैसे किया? सबसे पहले आप देखिए कि इन्होंने एक एंशियंट डीएनए एक्सट्रैक्शन किया। इसको 2 डायर वुल्फ के फॉसिल से, एक ओहायो से और एक इडाहो से, यहाँ से इन्होंने एंशियंट डीएनए का एक्सट्रैक्शन किया। उसके बाद उसकी जीनोम मैपिंग की और फिर जीन एडिटिंग के लिए क्रिस्पर का यूज किया। क्रिस्पर के बारे में दोस्तों यूपीएससी ने काफी पहले सवाल पूछा हुआ है और हर साल इससे कुछ ना कुछ सवाल बनने के चांसेस रहते हैं। ये दरअसल आप इसको मान लीजिए कि ये एक सीजर है जो कि डीएनए को काटने का काम करती है, क्रिस्पर। ठीक है, तो क्रिस्पर टेक्निक का यूज करके जीन एडिटिंग की, फिर इसके बाद क्लोनिंग और बर्थ करके इन्होंने डायर वुल्फ जो है उसको दोबारा से रिवाइव करने का दावा किया। अब फंक्शनल डी एक्सटिंक्शन से रिलेटेड कंसर्न्स क्या है, फायदे क्या है, ये तो हम आसानी से पता लगा सकते हैं। फायदे ये कि हम अब कोई एक्सटिंक्ट स्पीशीज जो हमारे
एनवायरनमेंट या इको हमारे एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको अगर हमने रिवाइव कर दिया है ना, तो इससे हमारा एनवायरनमेंट पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। बट फंक्शनल डी एक्सटिंक्शन के बहुत सारे कंसर्न्स भी हैं। जैसे सबसे पहला आप देखेंगे इकोलॉजिकल डिसरप्शन होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि जो नई स्पीशीज होती है अगर वो इन्वेसिव बन जाए तो हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस जो एग्जिस्ट कर रहा है उसमें डिसरप्शन आ जाता है, उसमें इम्बैलेंस आ जाता है। फिर आप देखेंगे इथिकल कंसिडरेशन भी है कि कोई भी इसको मैनेज करने का कोई वो नहीं है, कोई फ्रेमवर्क नहीं है। फिर आप देखेंगे लैक ऑफ रेगुलेशन है, क्योंकि कोई भी क्लियर ग्लोबल एथिकल या लीगल फ्रेमवर्क डी एक्सटेंशन से रिलेटेड नहीं है। तो कई सारे फंक्शनल डी एक्सटेंशन से रिलेटेड कंसर्न्स भी है जिसको ध्यान में रखा जाना चाहिए जब भी किसी एक्सटिंक्ट स्पीशीज को रिवाइव किया जाए। तो ये दोस्तों फंक्शनल डी एक्सटिंक्शन था। इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि ये एग्जैक्ट रेप्लिका नहीं बनाता, बल्कि जो भी नई स्पीशीज बनाता है वो उस एक्सटिंक्ट स्पीशीज के साथ क्लोजली रिजेंबल करता है इन फॉर्म और फंक्शन, इन दोनों बातों में क्लोजली रिजेंबल करता है। ये होता है फंक्शनल डी एक्सटिंक्शन। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड्स के बारे में। तो इसका करंट दोस्तों ये है कि गाजियाबाद नगर निगम ने इंडिया का पहला सर्टिफाइड ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड को पायनियर किया है। अब देखिए कि इस ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड को स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के तहत इशू किया गया है और इसको कटिंग एज टर्शरी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के लिए डेवलपमेंट के लिए इशू किया गया। अब ये जो टर्शरी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं ये इस बात को इंश्योर करते हैं कि जो भी ट्रीटेड वाटर इन प्लांट से निकलता है वो हाईएस्ट स्टैंडर्ड का हो। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं कि आखिरकार ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड होता क्या है। ये तो हमने देखा कि करंट में ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड चर्चा में क्यों है। देखिए ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जानने से पहले आप ये जानिए कि म्यूनिसिपल बॉन्ड्स क्या होते हैं। म्यूनिसिपल बॉन्ड्स का मतलब होता है नॉन कन्वर्टिबल, यहाँ पे माफ कीजिएगा, डेट सिक्योरिटीज, यानी कि पैसा उधार लेने का एक उपकरण मान सकते हैं, एक टूल मान सकते हैं बॉन्ड्स को। ये तो आपने पढ़ा होगा इकोनॉमी में। तो म्यूनिसिपैलिटी या फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 243W के अंडर में कोई भी इस्टेब्लिश दूसरी एंटिटी अगर पैसा उधार लेने के लिए डेट लेने के लिए बॉन्ड्स को इशू करती है तो हम उसको म्यूनिसिपल बॉन्ड्स कहते हैं। ठीक है। और ग्रीन बॉन्ड का मतलब होता है ऐसे बॉन्ड जो कि क्लाइमेट मिटिगेशन या लो कार्बन प्रोजेक्ट या फिर एनवायरनमेंट की बेहतरी के लिए इशू किए जाएं, उनको हम ग्रीन बॉन्ड्स कहते हैं। तो अगर म्यूनिसिपल बॉन्ड्स क्लाइमेट मिटिगेशन के लिए या म्यूनिसिपल बॉन्ड लो कार्बन प्रोजेक्ट्स के लिए इशू किए जाएं तो हम उनको ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड्स कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये दोस्तों ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड से रिलेटेड कुछ बातें थी जो आपको जाननी चाहिए। आपको ध्यान ये रखना है कि इंडिया का पहला सर्टिफाइड ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड गाजियाबाद नगर निगम ने पायनियर किया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज दोस्तों सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के बारे में। करंट इसका यह है कि ओडिशा ने सिमलीपाल टाइगर रिजर्व को नेशनल पार्क के रूप में नोटिफाई किया है। ठीक है। अब आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान में रखना है कि सिमलीपाल टाइगर रिजर्व का टोटल एरिया है 2750 किलोमीटर स्क्वायर। इस पूरे एरिया में से 845.70 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया ही नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया है। पूरा का पूरा एरिया नेशनल पार्क डिक्लेयर नहीं किया गया, ये आपको ध्यान में रखना है। अब जब इसको नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया गया है तो इसने भीतर कनिका को पीछे छोड़ के ओडिशा का लार्जेस्ट नेशनल पार्क बन चुका है। कौन सा? सिमलीपाल नेशनल पार्क। अब सिमलीपाल नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व को नेशनल पार्क डिक्लेयर करने के बाद अब टोटल हमारे देश में 107 नेशनल पार्क हो गए। आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से सिमलीपाल जो है वो ओडिशा के बिल्कुल कोस्ट के पास वाले इलाके में लोकेटेड है। यहाँ पे मैंने आपको मैप दे दिया है, उसका लोकेशन दे दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बारे में है। दोस्तों दरअसल इंडिया ने और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस ने हेडक्वार्टर्स अग्रीमेंट को साइन किया है, इस वजह से ये इंस्टीट्यूशन काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है। तो इसके बारे में अगर हम बात करें, यानी इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बारे में अगर हम बात करें, तो इसको 2023 में इंडिया ने ही लॉन्च किया था। और वो भी कब? जब हमारे प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे हो गए थे। अब आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि प्रोजेक्ट टाइगर को शुरू कब किया गया था। ठीक है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के टोटल 7 कंट्रीज मेंबर हैं और इसका एम है 7 बिग कैट्स, जिसमें आप देखेंगे टाइगर है, लायन है, लेपर्ड है, चीता है, जैगुआर है, स्नो लेपर्ड है, प्यूमा है। इन 7 बिग टाइगर्स का, बिग कैट्स का कंजर्वेशन करना। अब इंडिया में इन 7 में से 5 पाए जाते हैं।
केवल जैगुआर और प्यूमा को छोड़ के, यानी जैगुआर और प्यूमा को छोड़ के, इन दोनों को छोड़ के जो बाकी 5 बिग कैट्स हैं वो इंडिया के अंदर पाए जाते हैं। तो ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो आपको जाननी चाहिए। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ दोस्तों ग्लोबल जियो पार्क्स नेटवर्क के बारे में है। दरअसल हाल ही में 16 नए साइट्स को इस नेटवर्क में ऐड किया गया है। ठीक है, उनमें से कुछ आप देखेंगे कानबुला चाइना में है, माउंट पाएगटू नॉर्थ कोरिया में है। अब ग्लोबल जियो पार्क्स नेटवर्क की बात करें तो ये यूनेस्को के अंडर में, यूनेस्को से एसोसिएटेड एक नॉन प्रॉफिट इंटरनेशनल एसोसिएशन है। ठीक है, इसको यूनेस्को के अंडर में फाउंड किया गया। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं जो जियो पार्क्स की हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जियो पार्क्स कितने खूबसूरत नजर आते हैं। जियो पार्क्स के बारे में दोस्तों मैंने आपसे पिछले अपने करंट अफेयर्स में भी चर्चा किया है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से ग्लोबल जियो पार्क्स नेटवर्क का मैनेजमेंट होता है। तो आप अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो पूरी सीरीज को आप फॉलो कीजिए, आपको बहुत सारी चीज़ें रिपीट होती नजर आएंगी। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है पार्टिकुलेट एमिशन ट्रेडिंग मार्केट इन गुजरात से रिलेटेड। अब ये चर्चा में इसलिए रहा है क्योंकि एक नई स्टडी जो कंडक्ट की गई थी उसने इस बात को रिवील किया है कि सूरत एमिशन ट्रेडिंग स्कीम काफ़ी सक्सेसफुल रहा है और इसने पार्टिकुलेट मैटर के एमिशन को, जो कि एक पॉल्यूटेंट है, आप ध्यान में रखेंगे, मैंने आपको जो हमारा नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स NAQM नेशनल एयर क्वालिटी मैनेजमेंट जो मैंने आपको पढ़ाया था, इसमें अलग अलग टाइप के पॉल्यूटेंट्स के बारे में मैंने आपको बताया था, उसमें पार्टिकुलेट मैटर भी एक पॉल्यूटेंट था। तो सूरत में जो एमिशन ट्रेडिंग स्कीम है इसने पार्टिकुलेट मैटर के एमिशन को लगभग 20 से लेकर 30% तक कंट्रोल किया है, ऐसा एक नई स्टडी में सामने आया है। अब अगर हम सूरत के एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम की बात करें तो ये अपनी तरह का दुनिया का पहला ऐसा मार्केट है जहां पे पार्टिकुलेट मैटर एमिशन की ट्रेडिंग होती है। ठीक है, दुनिया का पहला ऐसा मार्केट है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे, पार्टिकुलेट एमिशन ट्रेडिंग मार्केट इन गुजरात, जो कि गुजरात के सूरत में है और दुनिया का पहला अपनी तरह का पार्टिकुलेट मैटर एमिशन का ट्रेडिंग करने वाला मार्केट है। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ दोस्तों एम फॉर नेचर इनिशिएटिव है। ये इनिशिएटिव आपको ध्यान रखना है, ये फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का है और FAO ने अर्थ डे जो कि 22 अप्रैल को मनाया जाता है उस दिन इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। ये FAO के एम फॉर फॉरेस्ट प्रोग्राम का ही एक पार्ट है, ये आप ध्यान में रखेंगे। इस इनिशिएटिव का जो लक्ष्य है वो है कि हमारे ग्लोबल इकोसिस्टम को, हमारे रिस्टोरेशन एफर्ट्स को इम्प्रूव करना, उनको मॉनिटर करना और उनके बारे में रिपोर्टिंग करना। ठीक है, तो एम फॉर नेचर इनिशिएटिव के बारे में ये 3-4 चीजें आप ध्यान में रखेंगे। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज स्मॉल हाइव बीटल के बारे में, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में SHB कहते हैं। भारत में वेस्ट बंगाल में पहली बार इस स्मॉल हाइव बीटल को रिकॉर्ड किया गया है। इसको एक और नाम से जानते हैं, एलियन या नॉन नेटिव बीटल। आप देखेंगे ये मोस्टली अफ्रीका में पाए जाते हैं। अब अफ्रीका में तो ये उतना नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन अगर किसी दूसरे कॉन्टिनेंट में चले जाए, किसी अदर कॉन्टिनेंट में चले जाए तो ये वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा घातक सिद्ध होते हैं। ठीक है, तो ये स्मॉल हाइव बीटल के बारे में कुछ चीज़ें आपको जाननी चाहिए। लास्ट आज का हमारा जो करंट अफेयर है वो है हमारा अराल सी के बारे में। इसकी लोकेशन की दोस्तों बात करें तो ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की बाउंड्री के ऊपर है और इसको पानी जो है वो अमू दरिया और सिर दरिया रिवर से मिलता था, बट अब ये सूख चुकी है। ठीक है, ये आप लोकेशन देख सकते हैं, ये अराल सी ऊपर कजाकिस्तान है, नीचे उज्बेकिस्तान है ना। तो ये दोस्तों ये आज अप्रैल के महीने का करंट अफेयर्स मैंने आपके साथ डिस्कस किया। आई होप आपको ये सेशन काफ़ी यूजफुल लगा होगा और आपको इससे काफ़ी फ़ायदा भी हुआ होगा। दोस्तों इस सेशन का अगर आपको PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड कर सकते हैं और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बहुत ही जल्दी मैं मई महीने के इंपॉर्टेंट एनवायरनमेंट के करंट अफेयर्स के साथ आपसे फिर दोबारा मिलूंगा। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है दोस्तों तो जाने से पहले ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाने से पहले ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत ही जल्दी मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।